जय हिंद दोस्तों, मैं प्रेम नैनीवाल आप लोगों का साइंस टीचर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों आपका अगला चैप्टर यानी कि चैप्टर 12 जिसका नाम है घर्षण। आज दोस्तों हम घर्षण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, दैनिक जीवन में आप लोग बहुत सारी गाड़ियों को देखते हो, वाहनों को देखते हो और भी कई चीजें देखते हो, जैसे कि गेंद गति कर रही है, बहुत सारी गाड़ियां गति कर रही होती है, तो वो कई बार धीमी भी हो जाती है और कई बार तेजी से भी गति करती है। ये सारी चीजें जो है वो केवल और केवल पॉसिबल हो पाती है तो घर्षण के कारण, यानी कि गाड़ियों का धीमे होना, उनका तेज होना। जब भी कोई बल्लेबाज किसी गेंद को मारता है तो वो गेंद गति करती है, उसकी गेंद की गति में परिवर्तन, गेंद की गति की दिशा में परिवर्तन, ये तमाम सारी जो चीजें हैं वो हम दैनिक जीवन में देखते हैं। और असल में ये चीजें जो होती है वो होती है घर्षण के कारण। एक विशेष प्रकार का बल उनके लिए लगता है और वो हो पाती, जैसे कि हम सड़क पे चल पाते हैं। अगर पृष्ठ खुरदरा है तो हम आसानी से चल पाते हैं, लेकिन यदि पृष्ठ चिकना है, कहीं पे जैसे फर्श पे पानी गिरा दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में हमारा चलना वहां पे कठिन हो जाता है। कई बार हम ये भी देखते हैं कि खुरदरे पृष्ठ पर तो हम चल सकते हैं, लेकिन यदि वहां पे केले का छिलका गिरा दिया गया है तो छिलके पे जैसे ही हमारा पैर पड़ेगा और हम फिसल जाएंगे, वहां का घर्षण कम हो जाएगा और तुरंत हम वहां से गिर जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हमारा चलना फिरना या कूदना, उछलना, बैठना या खड़ा होना या फिर गाड़ियों का गति करना, गेंद का गति करना, गेंद का गति करते हुए रुक जाना, वो सारी चीजें हो पाती है एक बल के कारण, और उस बल का नाम है घर्षण बल। और उसी घर्षण बल पर आज हम चर्चा करेंगे कि वो घर्षण बल क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को लेकर बात करते हैं। जब कोई वस्तु गति करती है तो उस वस्तु की संपर्क सतह, ध्यान दीजिएगा मैं बात कर रहा हूं संपर्क सतह की, उस वस्तु की संपर्क सतह तथा जिस पर वो गति कर रही है या फिर जमीन की जो सतह है उनके मध्य, उन दोनों सतहों के मध्य एक बल लगता है। और वो बल क्या करता है, ये बात भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। वो बल वस्तु की गति का विरोध करता है, वस्तु की गति को रोकने का प्रयास करेगा, वस्तु की गति में वो बल बाधा बनेगा और उसी बल को हम क्या कहेंगे दोस्तों, घर्षण बल कहेंगे। मेरा कहने का मतलब आप लोग समझिए कि जैसे कोई वस्तु गति कर रही है, जैसे कि मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के सामने रखता हूं। गेंद है और वो गेंद गति कर रही है, तो ये गेंद जब गति करती है तो ये सतह जो टच में होती है किसके, जमीन के या फर्श के जिस पर वो गति कर रही है, ठीक है ना। तो एक तो आप लोग देख रहे हो ये गेंद की जो सतह है बार वाली, यानी जो संपर्क में रहती है जमीन के, इस सतह को हम कहेंगे संपर्क सतह, ये पूरी की पूरी है ना। तो संपर्क सतह ये जो गेंद की है वो, और जिस पर ये गेंद गति कर रही है यानी कि जो फर्श है या जमीन है उसकी सतह, इन दोनों की सतह के मध्य एक बल काम करेगा और उसी बल को हम क्या कहेंगे, घर्षण बल, घर्षण बल। और इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि ये घर्षण बल वस्तु की गति का विरोध करता है। वस्तु जो गति करती है उसकी गति में वो बल बाधा बनने की कोशिश करता है, वो उसे रोकने की कोशिश करता है। और शायद इसलिए ही न्यूटन सर ऐसा कहते हैं कि यदि किसी गेंद को अगर मार दिया जाए वो गति करेगी और वो गति करती हुई कभी रुकेगी भी नहीं, और वो केवल रुकती है तो वो केवल और केवल घर्षण बल के कारण रुकती है। यदि घर्षण जैसी कोई स्थिति नहीं होती दोस्तों तो ये गेंद कभी नहीं रुकती, यानी कि ये अपनी गति की स्थिति में कभी परिवर्तन कर ही नहीं पाती, ये गति करती ही रहती या रुकी हुई रहती तो वो रुकी की रुकी रह जाती। तो हम ये कहेंगे कि घर्षण बल एक ऐसा बल है जिसके कारण वस्तुएं गति कर पाती है और वस्तुएं रुक भी पाती है, तो वो होगा घर्षण बल। और जिसकी परिभाषा ये होगी कि जब कोई वस्तु गति करती है तो उस वस्तु की संपर्क सतह, जो किसी दूसरी सतह से संपर्क में है वो वाली सतह और जमीन की सतह के मध्य एक बल लगेगा जो वस्तु की गति का विरोध करेगा, और उसी बल को दोस्तों हम घर्षण बल कहेंगे। तो जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे देता हूं घर्षण बल के, जैसे कि गाड़ी के जो पहिए होते हैं, गाड़ी के पहियों और सड़क के मध्य, गाड़ी के पहिए व सड़क के मध्य ये घर्षण बल बिल्कुल कार्य करता है। जैसे कि जो गेंद की सतह है, गेंद की सतह व
जमीन के मध्य ये घर्षण बल काम करता है। तो इस तरीके से बहुत सारे दैनिक जीवन में ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं जो हमें देखने को मिलते हैं और वहां घर्षण बल काम करता है। एक बात और है कि यदि किसी वस्तु पर बाईं ओर बल लगाया जाता है, यदि किसी वस्तु पर जो बल हम लगा रहे हैं, जो हमारा पेशीय बल उस पर लगा रहे हैं, यदि उस बल की दिशा बाईं ओर है तो जो घर्षण बल लगेगा उस वस्तु पर, वो घर्षण बल कहां लगेगा? दाईं ओर। यानी कि हमेशा ही वो हमारे द्वारा लगाए गए बल के विपरीत दिशा में लगता है। अर्थात घर्षण बल वस्तु की गति और लगाए गए बल का मतलब है कि हम लोग जो बल वहां पे लगा रहे हैं, जो पेशीय बल वहां पे काम कर रहा है, वो वाला बल और वस्तु जिस दिशा में गति कर रही है, इन दोनों के विपरीत दिशा में घर्षण बल लगेगा। ये घर्षण बल की हमेशा ही स्थिति रहेगी। जैसे कि यदि हम किसी बॉक्स को जमीन पे धकेल रहे हैं, कोई बॉक्स है इस तरीके से, और उस बॉक्स को हम धकेल रहे हैं, और धकेलने के लिए जो हमारा पेशीय बल हम लगा रहे हैं, वो यदि हम इस दिशा में लगा रहे हैं दोस्तों, तो अगर बल लगने वाला बल इस दिशा में है तो जाहिर सी बात है कि वस्तु गति भी इसी दिशा में करेगी। तो वस्तु की गति की दिशा भी यही रहेगी और हमारे द्वारा लगाए गए बल की दिशा भी यही रहेगी। लेकिन यहां क्या होगा कि जो घर्षण बल लगेगा वो घर्षण बल इस दिशा में लगेगा। वस्तु की सतह और जमीन की सतह के मध्य जो घर्षण होगा वो इन दोनों की, यानी कि गति की और हमारे द्वारा लगाए गए बल की, दोनों के विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करेगा। और इसीलिए ये गति में क्या बनता है? वस्तु की गति में बाधा बनता है। अब घर्षण बल का कारण भी आप लोग जान लीजिए कि घर्षण बल संपर्क में आने वाले पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण लगता है। जो पृष्ठ होते हैं जो आपस में संपर्क में आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं संपर्क पृष्ठ, ठीक है ना, तो वो संपर्क पृष्ठ हमें दिखने में तो एकदम से चिकने दिखते हैं, कई बार ऐसे सरफेस उनकी नजर आती है, लेकिन वो असल में अगर उनको किसी सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो वो हमें अनियमित नजर आएंगे। और इन्हीं अनियमितताओं के कारण ये घर्षण बल लगता है। जैसे कि यदि मेरे पास कोई सतह है इस तरीके की, दिखने में वो भले ही आपको चिकनी दिखे, लेकिन असल में अगर उसको सूक्ष्म रूप में देखा जाए तो वो सतह कुछ इस तरीके से उबड़ खाबड़ होगी, है ना, उबड़ खाबड़ सतह होगी, अनियमितताएं उसमें होगी। और जिस सतह पर ये सतह टिकी हुई है, कोई दूसरी वस्तु की जो सतह है जिस पर ये टिकी हुई है, वो सतह भी कुछ इस तरीके से ही होगी। मान लीजिए कहीं पे वो मोटी, कहीं पे छोटी, और इस तरीके की सतह होगी। ये सतह भी अनियमित है और ये सतह भी अनियमित है। तो दोस्तों इसमें दो स्थितियां बनती है। दो स्थितियां कैसे बनती है कि एक तो ये वाली स्थिति है जिसे हम कहते हैं कि वो श्रृंग है, एक सतह के लिए मैं बात कर रहा हूं, और अगर ये वाली स्थिति देखने को मिल रही है तो वो क्या है? गर्त। तो जब भी किसी एक सतह का जो श्रृंग होता है उसमें दूसरी सतह का श्रृंग इस तरीके से अटक जाए, या फिर एक सतह का जो गर्त है उसमें दूसरी सतह का गर्त इस तरीके से अटक जाए, तो फिर वो कहीं जाकर के वहां पे घर्षण बल लगेगा। यानी वस्तुओं को फिसलाने के लिए, वस्तुओं को सरकाने के लिए हमें बल लगाना पड़ता है, और कई बार ये बल दोस्तों अधिक लगाना पड़ता है, हमें ये बल ज्यादा लगाना पड़ता है। और ज्यादा इसलिए लगाना पड़ता है कि वस्तुएं कई बार ज्यादा खुरदरी होती है, तो वो इसका श्रृंग इसके श्रृंग में अटक गया है, इसका श्रृंग इसके श्रृंग में अटक गया है, गर्त में अटक गया है, तो इसी स्थिति के कारण इनका सरक पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, और तब बल लगेगा कौन सा? घर्षण बल। और घर्षण बल से दोस्तों हानियां भी होती है और घर्षण बल के लाभ भी हैं। यानी कि दैनिक जीवन में तमाम सारी जो क्रियाएं हम लोग करते हैं, यदि घर्षण बल ना हो तो वो क्रियाएं हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगी। और दूसरा हानि क्या है कि घर्षण बल लगने से वस्तुओं की हानि भी होती है, उनकी जो सतह है वो सतह डैमेज भी होती है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि घर्षण बल लगेगा तो वस्तुओं के जो पुर्जे हैं वो पुर्जे पुराने होंगे। और यदि गाड़ियों की बात की जा रही है, गाड़ियों में घर्षण ज्यादा लग रहा है, अगर खुरदरी सड़क पे आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी के पहियों के मध्य और सड़क के मध्य घर्षण बल ज्यादा लगेगा, और जिसके कारण गाड़ियों में ईंधन भी ज्यादा जलेगा। तो ये स्थितियां होती है, घर्षण बल से हानियां भी है और घर्षण बल से लाभ भी है। तो दोस्तों कारण मैंने आपको बताया कि घर्षण बल लगने का जो कारण है वो है दो सतहों का अनियमित होना। यानी कि सतह, संपर्क सतह जो होती है वो अगर अनियमित है तो घर्षण बल लगेगा, ज्यादा अनियमित है तो ज्यादा लगेगा, और अगर सतह चिकनी है तो वो बल उस पर कम लगेगा। एक शब्द मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं और वो यूज कर रहा हूं रूप्स।
आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर सतह रुक्ष है तो घर्षण बल ज्यादा लगेगा, और यदि वो रुक्ष नहीं है तो घर्षण बल कम लगेगा। रुक्ष का मतलब सीधा सा आप कहिए कि वो सतह एकदम से क्या है, वो सतह खुरदरी है, जिसे हम कहेंगे रुक्ष। और यदि सतह रुक्ष हुई तो घर्षण बल क्या लगेगा, वहां पे अधिक लगेगा। अब दोस्तों हम ये देखते हैं कि यदि किसी वस्तु पर, कोई गति करती हुई वस्तु पर यदि वजन अधिक रख दिया गया है, वजन बढ़ा दिया गया है, द्रव्यमान बढ़ा दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उस पर लगने वाला, यानी कि संपर्क सतहों के मध्य लगने वाला जो घर्षण बल होगा वो उस समय अधिक होगा। यानी हम यूं कहेंगे कि किसी वस्तु पर अधिक भार रखने पर घर्षण बल अधिक लगेगा। जैसे कि उदाहरण के रूप में कि यदि कोई लॉरी है जिसे कोई व्यक्ति धकेल रहा है, जैसे फलों वाले अक्सर उसे काम में लेते हैं, तो यदि उस पर सामान ज्यादा लाद दिया गया है, उस पर यदि वजन ज्यादा रख दिया गया है, तो उसके पहियों के मध्य और सड़क के मध्य जो घर्षण होगा वो कई गुना तक बढ़ जाएगा। जैसे ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमारे पास है कि यदि हम किसी खाली चटाई को खींच रहे हैं, जमीन पे बिछाने वाली जो चटाई होती है, यदि हम उसे खींच रहे हैं खाली चटाई को, तो वो बहुत आसान होगा। लेकिन यदि उस चटाई पे आदमी बैठ गया है तो अब उसे खींचना बहुत ही मुश्किल होगा। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि द्रव्यमान अगर बढ़ रहा है तो वहां पे जाहिर सी बात है कि घर्षण बल ज्यादा लगेगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हम पढ़ते हैं कि स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण क्या होता है? किसी वस्तु की गति प्रारंभ करने के लिए उस वस्तु की सतह पर लगे घर्षण बल पर पार पाने के लिए आवश्यक बल जो होगा वो स्तर घर्षण की माप होगा। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि यदि किसी वस्तु को हम धकेलना चाह रहे हैं, कोई वस्तु है जैसे कि कोई बॉक्स ही है हमारे पास, और हम यदि उसे दोस्तों धकेलना चाह रहे हैं तो हमें उस पर बल लगाना पड़ेगा। और बल भी कितना लगाना पड़ेगा कि यहाँ जो भी इसकी सतह में अनियमितताएं हैं और उन पर पार पाने के लिए हमें यहाँ से बल लगाना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सा बल लगाएंगे तो वस्तु नहीं सरकेगी, और बल लगाएंगे वस्तु नहीं सरकेगी, और बल लगाएंगे वस्तु नहीं सरकेगी। और जब हम इतना पर्याप्त बल लगा देंगे कि इस वस्तु का ये जो घर्षण है, ये घर्षण कम पड़ जाए और हमारा बल क्या हो जाए, अधिक हो जाए। फिर से सुनिएगा दोस्तों, किसी वस्तु को धकेलने के लिए हमें जो उस पर बल लगाना पड़ेगा, वो बल किस तरीके से लगाना पड़ेगा कि यदि आप कम बल लगा रहे हो तो वस्तु सरकेगी नहीं, यदि थोड़ा सा और ज्यादा लगा रहे हो वस्तु सरकेगी नहीं। यदि बड़ी सी कोई वस्तु है, आपको कितना बल लगाना पड़ेगा, इतना पर्याप्त बल लगाना पड़ेगा कि वस्तु की जो सतह है उसके मध्य जो घर्षण बल यहाँ लग रहा है, उस घर्षण बल से हमारे द्वारा लगाया गया बल क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। यदि उस घर्षण बल से हमने ज्यादा बल लगा दिया है तो वस्तु गति करेगी, और यदि उस घर्षण बल से कम बल हमने लगाया है तो वस्तु गति नहीं करेगी। तो ये स्थिति होती है कि हमें किसी वस्तु को गति करवाने के लिए, सरकाने के लिए उस वस्तु के घर्षण से ज्यादा बल वहां पे लगाना होता है। तो दोस्तों, यदि ज्यादा बल लगा रहे हैं तो ये वस्तु सरक जाएगी, ये वस्तु गति कर लेगी। यदि कम बल लगा रहे हैं तो वस्तु गति नहीं करेगी। लेकिन यदि हम बराबर बल लगा रहे हैं, जितना वस्तु का घर्षण है उतना बल लगा रहे हैं, तो उस बल के बराबर जो घर्षण बल लग रहा है पीछे से, वो घर्षण बल क्या कहलाएगा, आपका स्थैतिक घर्षण कहलाएगा। यानी एक ऐसा घर्षण बल जिससे जरा सा कम हुआ कि वस्तु क्या करने लग जाएगी, गति करने लग जाएगी, और एक ऐसा घर्षण बल जिसे जरा सा तेज हुआ तो वस्तु गति नहीं की, यानी वो सीमा पे घर्षण। जैसे मेरे सामने मार्कर है, मैं इस मार्कर को यदि धकेलना चाह रहा हूं तो मैं बल लगा रहा हूं और बल लगा रहा हूं, लेकिन ये सरक नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही ज्यादा बल लगाया तो ये सरकने लग जाएगा। लेकिन बल की वो सीमा, दोस्तों मैं उस सीमा की बात कर रहा हूं, बल की वो सीमा जिससे अगर थोड़ा सा बल लगाया तेज तो वस्तु गति कर लेगी। यानी कि बल की वो सीमा जिससे थोड़ा सा अधिक बल लगाया नहीं कि वस्तु गति कर लेगी, लेकिन थोड़ा सा कम लगाए तो वस्तु गति नहीं करेगी, वो सीमांत बल जो है उसके बराबर होगा स्थैतिक घर्षण, और इसीलिए इसे सीमांत घर्षण भी हम कह सकते हैं। यानी ये होगा स्थैतिक घर्षण, यानी घर्षण बल की वो सीमा, लास्ट वो सीमा है जिसके बाद वस्तु तुरंत क्या करने लग जाएगी, गति करने लग जाएगी, तो वो सीमा होती है। यानी कि वो जो घर्षण बल लगता है उस पर पार पाने के लिए आवश्यक जो बल होता है वो स्थैतिक घर्षण की माप होता है। सीमांत घर्षण हम जिसे कह सकते हैं, जिसके तुरंत बाद वस्तु गति करेगी, वो होता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है दोस्तों सर्पी घर्षण।
सीमांत घर्षण या स्थैतिक घर्षण के बाद हमारे पास है सर्पी घर्षण। तो सर्पी घर्षण क्या है ये भी जरा सुन लीजिए। ये तो हम स्थिर वस्तु को धकेल रहे हैं, स्थिर वस्तु को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं और एक लास्ट स्टेज पे, एक लास्ट सीमा पर जो बल लग रहा है वो स्थैतिक घर्षण बल है। लेकिन सर्पी घर्षण में हम कुछ यूं कहेंगे, किसी वस्तु को उसकी चाल से लगातार गतिशील रखने के लिए आवश्यक जो बल होगा वो सर्पी घर्षण की माप होगा। अब हम ये कहेंगे कि वस्तु विराम अवस्था में नहीं है बल्कि वस्तु गति कर रही है। तो यदि वस्तु गति कर रही है और उसकी गति को कंटिन्यू रखना है, वस्तु गति कर रही है, जिस वेग से गति कर रही है उस वेग को अगर लगातार रखना है, वो गति करती ही रहे, तो उसके लिए भी हमें बल लगाना पड़ेगा। क्योंकि हमें पता है कि वस्तुएं जब गति करती है तो थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है। जब उस पर कोई बल नहीं लगता है तो वो थोड़ी दूर जाकर ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, रुक जाती है। क्योंकि जमीन के साथ घर्षण लगता है और वो घर्षण उसका विरोध करता है, उसे रोकता आता है। जैसे कि गेंद ले लीजिए, उसको आपने फेंका है और गेंद कुछ समय तक गति करेगी, लेकिन थोड़े समय बाद वो क्या करेगी, आगे जाकर के वो रुक जाएगी। क्योंकि जमीन के साथ घर्षण लग रहा है, गति का विरोध हो रहा है और गेंद को रुकने के लिए बोला जा रहा है, तो वो गेंद रुकेगी। लेकिन यदि यहाँ पे क्या हो रहा है कि उस गेंद को लगातार से गतिशील रखना है, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। और उस बल के बराबर होगा कौन सा, घर्षण बल, और वो बल कहलाएगा आपका सर्पी घर्षण। यानी किसी वस्तु को उसकी समान चाल से गतिशील रखने के लिए हमें जो बल लगाना पड़ेगा वो बल सर्पी घर्षण के बराबर होगा। यानी कि फिर घर्षण भी लग रहा है नीचे से और ऊपर से हम क्या लगा रहे हैं, बल भी लगा रहे हैं। दोनों स्थितियां एक दूसरे के सापेक्ष हो रही है, तो जितना बल हम लगा रहे हैं उसके बराबर में क्या लगेगा, घर्षण बल लगेगा। तो मतलब साफ है कि जो बल वस्तु की गति को लगातार रखने के लिए लगाया जाता है, जो आवश्यक होता है, वो सर्पी घर्षण के बराबर होता है। तो ये है सर्पी घर्षण। विराम अवस्था में वस्तु को गति करवा रहे हैं और जो बल लग रहा है वो स्थैतिक घर्षण। लेकिन गतिशील वस्तु को और गति करवा रहे हैं, लगातार गति करवा रहे हैं, तो कौन सा होगा, सर्पी घर्षण। दोनों स्थितियां याद रखनी है। लेकिन एक छोटी सी बात है कि यदि हम किसी विराम वस्तु को धकेलना चाह रहे हैं तो बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन यदि गतिशील वस्तु को ही धक्का लगाना है, गति कर रही है और गति करवानी है, तो आसान होगा। आप लोगों ने कहीं पे देखा होगा, यदि कोई कार है, बंद हो गई है, हमें उसे धक्का लगाना है, तो पड़ी हुई कार को धक्का लगा के उसे चलाना जरा सा मुश्किल होता है ना, 2-4 आदमी वहां पे चाहिए। लेकिन यदि कार पहले से थोड़ी थोड़ी गति कर रही है और उसे गति करवाना है, तो वो चीजें हमारे लिए बहुत ही क्या होगी, आसान। कहने का मतलब विराम अवस्था से गतिशील अवस्था में ले जाना मुश्किल होता है, लेकिन गतिशील अवस्था को बनाए रखना आसान होता है। और इसीलिए ये तो गतिशील को गतिशील बनाए रखने से रिलेटेड है, इसलिए ये कम होगा। यानी सर्पी घर्षण हमेशा ही स्थैतिक घर्षण से क्या होता है, कम। स्थैतिक घर्षण अधिक होता है, जबकि सर्पी घर्षण की जो इसकी माप होती है वो क्या होती है दोस्तों, कम होती है। यानी क्योंकि किसी गतिशील वस्तु को गति देना आसान, जबकि विराम वस्तु को गति देना क्या होता है, मुश्किल। और इसीलिए स्थैतिक घर्षण सर्पी घर्षण से हमेशा ही क्या होता है, अधिक होता है। और ये चीजें थी दोस्तों घर्षण को लेकर कि स्थैतिक घर्षण क्या है और सर्पी घर्षण क्या है। परिभाषाएं आपको दोनों याद करनी चाहिए और ये भी जानना चाहिए कि अगर किसी वस्तु पर भार ज्यादा लगाया गया है तो उस वस्तु के मध्य और जमीन के मध्य जो घर्षण लग रहा था वो घर्षण पहले से कई गुना बढ़ जाएगा। तो ये स्थिति होगी यहाँ पे। तो मैंने बोला दोस्तों कि घर्षण की हानियां भी होती है, लेकिन हानियां होते हुए भी घर्षण हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, अनिवार्य है घर्षण। तो कौन कौन सी वो हानियां हैं जो घर्षण से हमें होती है। घर्षण हानिकारक होता है क्योंकि घर्षण के कारण वस्तुएं घिसकर पुरानी हो जाती है। क्योंकि मैंने बोला आपको कि घर्षण के दौरान क्या होता है कि वस्तुओं के जो गर्त होते हैं, सतहों के जो गर्त होते हैं, वो गर्त में और सुरंग में अटक जाते हैं और इसी कारण वस्तुओं में घर्षण होता है और वो घर्षण के कारण वस्तु घिसते भी है। तो वस्तुएं घिसकर पुरानी हो जाती है घर्षण के कारण। ये एक बहुत बड़ी हानि है अपने आप में घर्षण में। कुछ वस्तुएं हम देखते हैं कि कुछ समय तक हम उसे यूज करते हैं और वो लगभग पुरानी हो जाती है, ठीक है ना, फिर उसे बदलना पड़ता है। भले ही वो किसी डीजल इंजन के पुर्जे हो या फिर हमारी साइकिल के पुर्जे हो, वो तमाम सारी चीजें जिन्हें हमें बदलना पड़ता है। लेकिन फिर भी घर्षण अनिवार्य है। गाड़ी के पहिए कुछ समय चलने के बाद पुराने हो जाते हैं, जैसे कि गाड़ियों के टायर बदलने पड़ते हैं। हम कहते हैं कि वो पुराने हो गए हैं, ठीक है ना। पुराने होने के बाद उन्हें निकाल के फेंका जाता है और नया टायर वहां पे लगाया जाता है, क्योंकि सड़क लगातार घर्षण करती है और सड़कों पे जो गड्ढे हैं वो घर्षण ज्यादा करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास कि समय के साथ वायुयानों के कांच है वो घिस करके पुराने हो जाते हैं। हालांकि
वायुयान के आगे जो कांच लगे होते हैं वो विशेष प्रकार के कांच होते हैं, विशेष आकार उनका होता है, लेकिन फिर भी जब भी वायुयान चलता है तो दोस्तों हवा के साथ उसका घर्षण होता है। जैसे विशेष आकार तो वायुयान का बनाया ही जाता है, इस तरीके से उसका मुंह होता है, लेकिन यहां जो कांच लगे हैं वो जब भी वो तेजी से गति कर रहा होगा तो तेजी से आने वाली जो भी हवाएं हैं वो हवाएं यहाँ टकराकर सीधा सा ऊपर की तरफ निकल लेगी, ठीक है ना। तो ये हवाएं जब ऊपर की तरफ निकलेगी तो हवाओं के साथ कांच का घर्षण होगा, और उस घर्षण के कारण वो कांच थोड़े समय में तो नहीं होगा, लेकिन एक लंबे समय बाद वो घिस करके क्या हो जाएगा, खुरदरा हो जाएगा। वो जो अच्छा पारदर्शी था वो अच्छा पारदर्शी नहीं रहेगा। अब घिसने के कारण उस पर स्क्रैच आ गए हैं, और स्क्रैच के कारण वो क्या हो गया है, पारदर्शी से पारभाषी हो गया है, यानी कि आर पार दिखना थोड़ा सा उसमें क्या होगा, कम होगा। तो ये स्थितियां बनती हैं, ये भी घर्षण के कारण होता है। जी हाँ, बिल्कुल आपको ये बात अजीब लग रही होगी कि क्या वायु से भी घर्षण हो सकता है। बिल्कुल वायु से भी घर्षण हो सकता है, और तो और पानी से भी घर्षण हो सकता है। पढ़ेंगे आगे कि वायु और पानी से घर्षण किस प्रकार से होता है, तरलों से घर्षण किस प्रकार से होता है, लेकिन फिलहाल के लिए ये पढ़ते हैं। अधिक घर्षण से वाहनों में ईंधन ज्यादा जलता है। यदि ज्यादा खुरदरी सड़क है या फिर कहीं जो है बिना सड़क के गाड़ी चलाई जा रही है कहीं खेतों में वगैरह, तो घर्षण ज्यादा होगा, और ऐसे में जो ईंधन गाड़ी में जल रहा है वो ईंधन क्या जलेगा, ज्यादा जलेगा। तो ये घर्षण से एक विशेष हानि भी है। तो दोस्तों ये कुछ हानियां हैं जो मैंने आपको बताई है, और भी कई सारी हानियां घर्षण को लेकर है, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि घर्षण दैनिक जीवन में क्या है, अनिवार्य है। घर्षण के बिना जीवन संभव नहीं है। यदि घर्षण नहीं है तो हम खड़े भी नहीं रह पाएंगे, ये बात आप समझ लीजिए। घर्षण अनिवार्य क्यों है दोस्तों, ये भी सुन लीजिए कि घर्षण के कारण हमारा चलना फिरना, खड़े रहना, दौड़ना इत्यादि हो पाता है। हम यदि जमीन पे खड़े हैं तो घर्षण के कारण ही खड़े हैं। अच्छा, एक प्रयोग आप कीजिए कि हालांकि इसमें खतरा है, लेकिन यदि फर्श पे यदि कुछ गिरा दिया गया है, पानी गिरा दिया गया है, या कोई चिकना पदार्थ यानी तेल वगैरह गिरा दिया, ऑयल गिरा दिया गया है, तो उस फर्श पर संगमरमर का कोई फर्श ले लीजिए आप, संगमरमर का यानी सफेद टाइल का कोई अगर फर्श है, उस पर आपने तेल गिरा दिया है, तो वहां खड़े रहना भी आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वहां जो आपने चिकना पदार्थ गिराया है उसके कारण वहां का घर्षण क्या हो गया है, कम हो गया है, और अब आप वहां पे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि खड़े रहने के लिए भी हमें क्या चाहिए, घर्षण चाहिए। चलने फिरने के लिए भी घर्षण चाहिए। यदि घर्षण नहीं है, कई बार फर्श पे पानी गिरा होता है और हम लोग फिसल के गिर जाते हैं, तो वो भी घर्षण कम होने के कारण होता है। दौड़ना भी हमारा इसी कारण हो पाता है, कभी उछल कूद में ऐसे करना नहीं चाहिए। लेकिन दूसरा जो इसका जो ये अनिवार्य है लाभ जो इसका है वो मैं आपको बता दूं। घर्षण के कारण हम कागज या श्यामपट्ट पर लिख सकते हैं। श्यामपट्ट तो आजकल श्याम कहाँ रहे हैं, क्योंकि श्यामपट्ट श्याम इसलिए नहीं रहे हैं, इसका मतलब होता है काला, काले इसलिए नहीं रहे कि आजकल व्हाइट बोर्ड जैसा कि आप देख ही रहे हो, और हालांकि भले ही ये परिवर्तन हुआ हो, लेकिन फिर भी क्या होता है दोस्तों कि श्यामपट्ट पर लिखना, और जैसे ये परिवर्तन हो गया है कि अब ये व्हाइट आने लगे हैं, लेकिन फिर भी इन पर लिखना क्या हो गया है, ये घर्षण के कारण संभव हो पाता है। यदि घर्षण नहीं है तो इस बोर्ड पर, चाहे वो श्यामपट्ट हो या फिर व्हाइट वाला बोर्ड हो, ठीक है ना, उस पर हम लिख नहीं सकते यदि वहां पे घर्षण न लग रहा हो। तो कागज पर लिखना, श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड पे लिखना या फिर व्हाइट बोर्ड पे लिखना, कहां भी लिखना हो, वो लिखना केवल और केवल हो पाता है हमारे इस घर्षण के कारण। तीसरा और अंतिम में इसका लाभ आपको बताने वाला हूं। घर्षण के कारण हम आग जला सकते हैं। अच्छा, जब बात बहुत पहले के जमाने की करें तो उस समय दो पत्थर होते थे और उनको टकरा के आग पैदा की जाती थी, लेकिन आजकल तो एक विशेष प्रकार की माचिस की डिब्बी है और तेली है, और उसको रगड़ोगे तो आग जल जाएगी। तो ये जो सारी चीजें हैं, भले ही मैं पुराने जमाने की बात करूं या फिर मैं जो है आधुनिक जमाने की बात करूं, दोनों ही स्थितियों में आग जलाने के लिए तो कौन काम आएगा, घर्षण। यहाँ भी आपको घर्षण करवाना पड़ेगा तेली को उस पे, तो वो आग जलेगी, और यहाँ पत्थर को भी आपस में रगड़ाना पड़ेगा तब भी वो आग जलेगी। तो दोस्तों यहाँ आप समझ गए कि आग जलाने के लिए घर्षण चाहिए होता है। लिखने के लिए कहीं भी लिख रहे हो, ठीक है ना, चौक से लिख रहे हो या मार्कर से लिख रहे हो, पेन से लिख रहे हो, आपको घर्षण वहां पे जरूरी होगा। अच्छा, दैनिक जीवन में अपनी जो तमाम सारी क्रियाएं हैं, चलना फिरना, दौड़ना, उछलना कूदना, वो सारी की सारी हो पाती है केवल घर्षण के कारण। तो घर्षण हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। अच्छा, घर्षण को आप अनुभव कैसे करोगे, कहीं देखा है क्या घर्षण को?
बहुत बार देखा है। जैसे कहां पे देखा है, अगर घर्षण का अनुभव आपको करना है दोस्तों, तो मैं सिंपल सा आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपके घर में मिक्सी होगी, मिक्सर जिसे हम कहते हैं, और कुछ समय तक मिक्सर को आपने चलाया है तो वो मिक्सर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। कुछ समय तक आपने चलाया है मिक्सर को तो वो गर्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बाहर से गर्म हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर जो पत्तियां चल रही है, जो लगातार किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को बारीक बनाने की कोशिश कर रही है, उन पत्तियों के मध्य और उस पदार्थ के मध्य जो घर्षण हुआ है, उस घर्षण के कारण वो पत्तियां क्या हो गई है, गर्म। तो आप देखते हो कि मिक्सर में अक्सर ऐसा होता है, वो उसमें घर्षण का अनुभव होता है। और आप देखते हो कि दूसरा मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, प्लेटफॉर्म। और प्लेटफॉर्म पे आपने देखा होगा कि अक्सर ये रेलवे वाले क्या करते हैं कि जहां ट्रेन चल रही है उसके पास जो ऊपर का स्थान प्लेटफॉर्म होता है, जहां पे हम बैग लेके खड़े रहते हैं, ट्रेन आती है, चढ़ते हैं, चले जाते हैं, तो जहां पे हम इंतजार करते हैं ट्रेन का, खड़े रहते हैं, या जहां से सीधा ट्रेन के अंदर पैर रखते हैं, वहां प्लेटफॉर्म पे जो पट्टी होती है, बनी होती है, वो अक्सर खुरदरी रखते हैं। इसलिए खुरदरी रखते हैं दोस्तों क्योंकि वहां पे क्या होता है कि कई बार ट्रेन चूक रही होती है, ट्रेन रवाना हो जाती है, हमें ट्रेन के साथ साथ दौड़ करके ट्रेन में चढ़ना होता है। ट्रेन में चढ़ने से पहले हमें ट्रेन के साथ साथ थोड़ी देर तक दौड़ के फिर उसको चढ़ना होता है। कई बार हो जाता है ऐसा, हालांकि हमें करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसा करते हैं। तो इसलिए वो क्या करेंगे कि कहीं आदमी वहां दौड़ने में क्या करे, दौड़ते समय वो फिसल के गिर न जाए, कहीं वो फिसल के गिर न जाए, इसलिए जो नीचे जो पट्टिका है वो पट्टिका खुरदरी रखते हैं, खुरदरी टाइल्स वहां पे लगाते हैं, ताकि आदमी के पैरों के मध्य और प्लेटफॉर्म के मध्य घर्षण बराबर बना रहे और वो आदमी दौड़ते समय गिरे नहीं, ट्रेन में आसानी से चढ़ जाए। इसलिए दोस्तों वहां की जो पट्टिका है वो होता है। और अक्सर मैं आपको बता दूं कि प्लेटफॉर्म पे जो सीढ़ियां होती है ऊपर चढ़ने के लिए, जब हम रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहे होते हैं ऊपर चढ़ के, तो वो सीढ़ियां होती है, वो भी अक्सर खुरदरी इसीलिए बनाई जाती है कि घर्षण अपने पैरों का बराबर रहे और आदमी सीढ़ियों से गिरे नहीं, क्योंकि सीढ़ियों से गिरेगा तो नीचे आएगा, इसलिए वहां पे ऐसा किया जाता है। अच्छा, तीसरा जो उदाहरण है वो मैं आपको बहुत आसान बताता हूं। बहुत आसान का मतलब, आपने अपनी चप्पल के नीचे का तला देखा होगा, चप्पल के नीचे का तला, और वो जो तला होता है उसमें कंपनी वाले क्या करते हैं, खांचे बना के डालते हैं। अच्छा, आपने शूज के नीचे देखना, जो तलवा है या चप्पल के नीचे जो भी है, तो वो उसके नीचे खांचे बनाए होते हैं विशेष प्रकार के, जिससे वो जमीन पे डिजाइन भी बनती है, ठीक है ना। तो वो खांचे भी इसीलिए बनाते हैं ताकि घर्षण बराबर रहे और हम कहीं दौड़ रहे हैं तो वहां से हम गिरे नहीं। तो ये भी एक अच्छा सा उदाहरण है घर्षण को महसूस करने का। इसीलिए घर्षण होता है और शायद इसीलिए प्लेटफॉर्म वाले भी ऐसा करते हैं, चप्पल वाले एजेंसियां भी ऐसा करते हैं, मिक्सर भी वहां पे गर्म होता है। तो ये तमाम सारी चीजें हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, और जब हमें पता चलता है कि वास्तव में घर्षण होता है और घर्षण को कैसे बढ़ाया जा सकता है और घर्षण को किस तरीके से घटाया जा सकता है। दोस्तों, बढ़ाने या घटाने से मेरे को कुछ बातें और याद आती है कि घर्षण को कैसे बढ़ा सकते हैं और घर्षण को कैसे घटा सकते हैं। यदि घर्षण को बढ़ाना है, जैसे आपने देखा होगा ट्रैक्टर होता है, बुलडोजर होता है, ये वजन ढोने वाले, या ट्रक भी ले लीजिए, वो वजन ढोने वाले वाहन है। तो वजन ढोने वाले वाहनों में दोस्तों क्या करते हैं, उनके जो टायर होते हैं उनमें ज्यादा जो है खांचे डाले जाते हैं। टायर होता है रबर का, उसमें ज्यादा खांचे डाले जाते हैं ताकि घर्षण ज्यादा रहे और किसी भी हालत में जो जैसे भी है जो बुलडोजर है वो पलटे नहीं, घर्षण बना रहे और वो पलटे नहीं, क्योंकि वो इधर से उधर सारा जो वजन है उसको करता है तो कई बार वो पलट जाता है। इसीलिए टायर बनाने वाली कंपनी जो बुलडोजर का टायर बनाती है वो कुछ इस तरीके से, ट्रैक्टर ले लो या बुलडोजर ले लो, उस पे ऐसे खांचे बनाते हैं, ठीक है ना। और वो खांचे बनाते हैं ताकि वो आसानी से गिरे नहीं, ऐसे खांचे बनते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत बार ऐसे, ठीक है ना। तो वो खांचे बनाते हैं ताकि वो आसानी से गिरे नहीं, भले ही ट्रैक्टर हो, ट्रक हो या फिर बुलडोजर हो। बुलडोजर और ट्रैक्टर में अक्सर ऐसा होता है। तो वो घर्षण को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। इससे घर्षण क्या होता है, बढ़ता है। घर्षण बढ़ाने हेतु ऐसा किया जाता है कि वो उस पे ज्यादा खांचे डाल रहे होंगे। और भी कई जगह घर्षण बढ़ाते हैं, जैसे ये जो चप्पल की एजेंसी, ये भी घर्षण बढ़ाने के लिए ही ऐसा करती है। प्लेटफॉर्म भी घर्षण
बढ़ाने के लिए ही ऐसा करता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां घर्षण हमें बढ़ाने की आवश्यकता है, और उसी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जहां हमें घर्षण कम करने की भी आवश्यकता है। और घर्षण कम भी कहां करना है, आप याद रखिए, घर्षण कम करना है हमें, जो कैरम बोर्ड में आपने देखा होगा, कैरम बोर्ड में हम सिक्कों से जो खेलते हैं उस समय कैरम बोर्ड में एक पाउडर डाला जाता है, कैरम बोर्ड में एक पाउडर डाला जाता है, कैरम बोर्ड में पाउडर इसलिए डाला जाता है ताकि वो पाउडर चिकना हो जाए और सतह भी चिकना हो जाए, उससे भी नीचे की जो सतह है वो, और ताकि सिक्के वहां से आसानी से चले, ठीक है ना। खुरदरी होगी तो सिक्के मुश्किल से चलेंगे, इसलिए कैरम बोर्ड में पाउडर डाला जाता है घर्षण को कम करने के लिए। और घर्षण को कहां कम किया जाता है, जो भाप इंजन होते हैं ना दोस्तों, भाप इंजन में ऑयल डाला जाता है। जी बिल्कुल, भाप इंजन में ऑयल डाला जाता है, मोटरसाइकिलों में भी ऑयल आता है, गाड़ियों में भी आता है। वो क्यों आता है, ताकि इंजन के जो पुर्जे जो काम कर रहे हैं अंदर, बहुत सारे जो पुर्जे हैं वो घिसे नहीं, आसानी से नहीं घिसे, ठीक है ना। अगर ऑयल नहीं डालोगे तो आसानी से घिस जाएंगे, फिर उनको बदलवाओ। तो ये इस स्थिति से बचने के लिए ऐसा किया जाता है कि उसमें ऑयल डालेगा ताकि अंदर से चिकनाहट रहेगी, घर्षण क्या होगा, कम। अच्छा, वाहनों में जो ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, ग्रीस आपने देखा होगा, गियर वगैरह उसमें ग्रीस डाला जाता है, वो ग्रीस भी इसीलिए डाला जाता है ताकि घर्षण क्या हो जाए, कम हो जाए। और जैसे बड़ी सी जो फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियों के जो इंजन चलते हैं, बड़ी बड़ी जो उद्योग होते हैं उनके जो इंजन चलते हैं, उनके इंजन को चलाने के लिए उसमें ऑयल नहीं डालते, क्योंकि उनका तापमान 1500 से 1700 होता है। तो 1500 से 1700 जैसे तापमान में अगर ऑयल डाला गया, फैक्ट्री के इंजन में यदि ऑयल डाला गया तो धमाका हो जाएगा, वो जल चुकी होगी। इसलिए उसके घर्षण को कम करने के, पुर्जे तो उसके भी घिसते हैं तो उनको भी कम करना जरूरी है। तो कम करने के लिए ऑयल की जगह वहां पे डाला जाएगा दोस्तों ग्रेफाइट, ठीक है ना। वहां पे क्या डाला जाएगा, ग्रेफाइट, जो आप पढ़ते हो इसी क्लास में, ग्रेफाइट। और ऐसा ग्रेफाइट जो कि शुष्क होता है और चिकना भी होता है, जैसे पेंसिल के अंदर वाली लीड होती है, आपने देखी कि पेंसिल की लीड जो होती है काले कलर की, ठीक है ना, वो होता है ग्रेफाइट, वो चिकनी भी होती है। तो ऐसा महीन जो बुरादा उसका है वो डाला जाता है ताकि फैक्ट्री का इंजन कम घिसे और पुर्जे भी उसके कम घिसे। और इनको बोलते हैं हम अक्सर क्या, स्नेहक। और ग्रेफाइट एक प्रकार का शुष्क यानी कि सूखा स्नेहक है, शुष्क स्नेहक जिसे हम कह सकते हैं। तो ये किया जाता है दोस्तों घर्षण को कम करने के लिए। घर्षण को कम करना भी कई बार जरूरी होता है और कई बार घर्षण को बढ़ाना भी जरूरी है। घर्षण हमारे लिए हानिकारक भी है, किंतु घर्षण हमारे लिए अनिवार्य भी है, उसके कई सारे लाभ भी है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आज के इस वीडियो में घर्षण को हमने जाना है, स्थैतिक घर्षण को देखा है, सर्पिक घर्षण को देखा है। आगे हम एक और प्रकार का घर्षण पढ़ेंगे, वो होगा लॉटनिक घर्षण, ठीक है ना। तो ये सारे घर्षण के बारे में ये सारी जानकारियां हमने ली है और हानियां पढ़ी है उसकी, घर्षण के लाभ पढ़े हैं, घर्षण की जो परिभाषा है उसको हमने जाना है। आज के इस सेशन में इतना ही, और इससे आगे का जो टॉपिक है वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहें, धन्यवाद।